हेलो बच्चों, हम मनोविज्ञान एनसीईआरटी की कक्षा 12 की जो बुक है उसके अध्याय 4 मनोवैज्ञानिक विकार इस समय पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम अभी तक मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इससे पिछले वीडियो में मनोवैधालिता के बारे में हमने पढ़ा था और हमने जाना था मनोवैधालिता का अर्थ क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मनोवैधालिता के प्रकार क्या हैं और उसका निदान किस प्रकार किया जा सकता है चिकित्सीय ढंग से। तो सबसे पहले समझते हैं मनोवैधालिता के प्रकार। तो देखिए, मनोवैधालिता एक विषम रूपी मानसिक रोग है। कैसा रोग है? विषम रूपी मानसिक रोग है, क्योंकि विषम रूपी का मतलब होता है कि इसके बहुत सारे रूप हैं, एक ही रूप नहीं है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि वो कितने उसके लक्षण थे, कितने सारे लक्षण थे। तो अलग अलग लक्षणों के आधार पर हमारा मनोवैधालिता भी अलग अलग प्रकार का होता है। 1896 में क्रैपलिन ने इसके 7 प्रकार बताए थे। अब वो 7 प्रकार कौन से हैं, मैं जल्दी से आपको समझा देती हूं। 7 प्रकार उन्होंने जो बताए थे वो थे: सरल मनोवैधालिता, हैबीफ्रेनिक मनोवैधालिता, कैटाटोनिक मनोवैधालिता, व्यामोही मनोवैधालिता, बाल्यकालीन मनोवैधालिता, तीव्र अभेदीय मनोवैधालिता, दीर्घकालीन अभेदीय मनोवैधालिता। ये 7 प्रकार के बताए थे। अब इसमें तीव्र, दीर्घकालीन, ये थोड़े अलग अलग लक्षणों को लेकर के उन्होंने डिफरेंट टाइप्स दे दिए थे। लेकिन इन सभी टाइप्स को बार बार निरीक्षण करने के पश्चात डीएसएम ने इसको चेंज किया और 7 की जगह उन्होंने जो टाइप्स दिए वो 5 दिए। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्रैपलिन ने कितने प्रकार बताए थे, तो आंसर होगा 7 बताए थे। लेकिन अगर आता है कि डीएसएम 4 के अकॉर्डिंग मनोवैधालिता के कितने प्रकार हैं, तो इस समय 5 प्रकार का मनोवैधालिता पाया जाता है, रोगी उसके पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर डीएसएम 1994 भी नहीं लिखा तो भी आप अपना 5 प्रकार बताइए, क्योंकि वर्तमान में ये जो आधुनिक हमारी पद्धति है उसके अनुसार हम डीएसएम को ही फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए, 5 मुख्य प्रकार कौन से हैं? विघटित मनोवैधालिता, कैटाटोनिक मनोवैधालिता, व्यामोही मनोवैधालिता, मिश्रित मनोवैधालिता और अवशिष्ट मनोवैधालिता। तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं इन 5 प्रकारों को बारी बारी से जल्दी जल्दी समझना कि इनमें किस प्रकार के लक्षण शामिल किए गए हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा विघटित मनोवैधालिता। ये क्या होता है? देखिए, विघटित मनोवैधालिता जिसमें कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही विघटित हो चुका है, उसमें ही विघटन हो चुका है, एक संगठित व्यक्तित्व व्यक्ति का दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति को हम हैबीफ्रेनिक जो है, इसको हम एक नाम और देते हैं, हैबीफ्रेनिक। ठीक है, हैबीफ्रेनिक। हैबीफ्रेनिक क्यों कहते हैं कि ये ना एक हंसी के देवता थे, हेब नाम के। वो लोगों को हंसाने का काम करते थे। तो इसमें जो रोगी होता है वो लगातार बिना किसी कारण के ही हंसता रहता है। ठीक है, बिना किसी कारण के हंसेगा, कोई कारण भी नहीं है फिर भी वो हंसता रहेगा, पागलपन की स्थिति में रहेगा। तो इसी कारण इसको हम हैबीफ्रेनिक मनोवैधालिता भी कहते हैं। इसमें क्या और लक्षण होते हैं वो जल्दी से समझते हैं। तो नए लक्षण इसमें जो दिखाई देते हैं, अन्य लक्षण, वो हैं: सबसे पहला कि रोगी में विभ्रम तथा व्यामोह जो है वो प्रदर्शित होता है। और कौन कौन सी तरह के व्यामोह होता है? एक तो होता है धार्मिक, एक होता है दंडात्मक। दंडात्मक व्यामोह हम जान चुके हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है, कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे कोई मारने वाला है या जितने भी लोग हैं वो मुझे दंड देना चाहते हैं, इसीलिए वो उनको दंड देने की कोशिश करता है या स्वयं को दंड देने की कोशिश करता है। इस तरह के व्यामोह को हम दंडात्मक व्यामोह कहते हैं। ठीक है, धार्मिक व्यामोह क्या है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो धार्मिक रूप से कोई ईश्वर का प्रतिनिधि है, या वो कोई बहुत, मतलब उसमें एक तरह का बड़प्पन व्यामोह होता है। ठीक है, ऐसी रोगी जो होते हैं ऐसे, उनमें संभ्रांति, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, कंफ्यूज्ड रहते हैं, है ना, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, इसमें कोई तालमेल नहीं बैठता। कुंठित विचारधारा होती है उनकी। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं, है ना, बहुत ज्यादा कुंठा के शिकार दिखाई देते हैं, विचार भी उनके असंगठित होते हैं। ठीक है, एक लाइन जो बोली उससे अगली लाइन वो किसी अन्य विषय पर आधारित हो सकती है, उनका आपस में कोई साहचर्य दिखाई नहीं देगा।
लैंगिक और रोग भ्रमी होते हैं। रोग भ्रमी हर समय उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई रोग है, ठीक है, और वो लिंग भेद पर भी अपने जो है उनके विचार अलग ढंग से प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हैं चीजें उनमें दिखाई देती हैं, लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। उसके बाद और क्या लक्षण दिखते हैं? रोगी अपने शरीर से संबंधित विचित्र विचार, ठीक है, जैसे शारीरिक हास से संबंधित उनके अंदर विचार आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कुछ हानि हो रही है, ठीक है, उनका शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे याद होगा हमने लक्षणों में पढ़ा था कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके शरीर का कोई अंग, मनोपेशीय लक्षण में शरीर का अंग जो है उसका कोई गायब हो गया है, कुछ इस प्रकार का उसको रोग हो गया है। ऐसे रोगियों में क्या होता है? औपचारिक चिंतन होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर ही बात करेंगे, वो इनफॉर्मल होकर बात नहीं करेंगे। इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। शुद्ध उनके अंदर विचारधारा होगी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे अपने आप में ही, ठीक है। ज्ञानात्मक समस्याएं होंगी, वो समझेंगे कि हाँ मैं बहुत ज्ञानी हूं और जो बोल रहा हूं मेरे जैसा ज्ञान किसी के पास है नहीं, लेकिन वास्तविकता में वो जो बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं होगा, अतार्किक बातें होंगी, ठीक है, और अतार्किक बातों की वजह से उनका जो संचार है वो भी प्रभावित रहेगा, ठीक। तो ये उनके अंदर कमियां दिखाई देंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिखेगा? उनमें सामाजिक अलगाव दिखाई देगा। उनका प्रत्याहार मतलब वो समाज से जुड़कर दिखाई नहीं देंगे, समाज से उनका जो है एक अलगाव दिखाई देगा, समाज के प्रति उनके मन में एक दुर्भावना होगी, समाज से जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि उनसे अलग हटने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा? विघटित मनोविदालिता के रोगी न तो अपनी देखरेख ढंग से कर पाते हैं और ना ही वो समाज के साथ किसी प्रकार के कोई संबंध सही ढंग से निभा पाते हैं, ठीक है, ये उनके अंदर एक कमी दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रकार का जो हमारा मनोविदालिता रोग है वो है कैटेटोनिक मनोविदालिता, जिसका वर्णन हमने कुछ हद तक पिछले वीडियो में भी किया था। कैटेटोनिक मनोविदालिता का जो सबसे पहला वर्णन है वो किसने किया है? 1868 में कार्ल काहवाम ने किया था, और इन्होंने, ये जर्मन चिकित्सक थे और इन्होंने इसे तनाव पागलपन का नाम दिया था। उन्होंने ये माना था कि व्यक्ति जब बहुत स्ट्रेस में होता है और ये स्ट्रेस जब उसके लिए अनबेरेबल हो जाता है, असहनीय हो जाता है, तब वो इस रोग का शिकार हो सकता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। तो वो लक्षण कौन से हैं उन्हें समझते हैं। सबसे पहला लक्षण जो इस रोग में दिखाई देता है वो है मनोपेशीय क्रियाओं की शुद्धता। मनोपेशीय क्रियाओं की शुद्धता का मतलब क्या होगा? यानी एक प्रकार की ये आंगिक विकृति है, यानी अंगों से संबंधित विकृति है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के अंदर 3 तरह की लाक्षणिक स्थितियां दिखाई देती हैं, 3 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। पहली स्थिति में क्या होता है? पहली स्थिति में हम पहली स्थिति को नाम देते हैं कैटेटोनिक स्टूपर। कैटेटोनिक स्टूपर जो एक लक्षण है उसमें क्या होता है? रोगी गतिहीन, मतलब एक जगह स्थिर रहना, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति बहुत ज्यादा समय तक एक ही पोजीशन में बने नहीं रह सकता। जैसे हम किसी को स्टैच्यू बोल देते तो एक व्यक्ति है ना बिल्कुल स्टैच्यू होकर खड़ा हो जाता है, जितनी देर के लिए आप उसको कहेंगे उसको रहना पड़ेगा। पर अगर वो एक नॉर्मल व्यक्ति है ना तो वो चाहेगा कि उसको जल्दी से इस स्टैच्यू वाली पोजीशन से मुक्त कर दिया जाए। बट ये जो कैटेटोनिक मनोविदालिता के पेशेंट होते हैं, इन्हें एक ही स्थिति में आप घंटों बैठाए रख सकते हैं और वो बैठे रहेंगे, और आप जब तक उनको जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं कहेंगे कि हटो अब अपनी पोजीशन चेंज करो, वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अनुक्रियाहीन दिखाई देते हैं, गतिहीन दिखाई देते हैं, एक ही स्थिति में लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा कि वो बैठे हैं बट बेहोश हैं, ठीक है। वो सेंसेबल नहीं है, उनका अपने आप में खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और उनकी जो सोच है उसमें भी काफी नकारात्मकता दिखाई देगी। फिर इसके बाद क्या होता है? उनके अंदर कुछ हाव भाव जो उनके हैं वो बहुत सांकेतिक रहेंगे। जैसे वो मुंह से बोलकर नहीं, उन्हें पानी चाहिए मुंह से नहीं बोलेंगे, संकेत कर देंगे। उनको खाना चाहिए मुंह से नहीं बोलेंगे, संकेत कर देंगे। उनको आपको बिठाने के लिए बोलना है तो मुंह से नहीं, आपको संकेत करके बोल देंगे। मतलब सांकेतिक भाषा का ज्यादा उपयोग करेंगे बजाय बोलने के, ठीक है।
उनकी मनोवृत्ति भी बहुत रूढ़िवादी और बहुत दृढ़ दिखाई देती है। ठीक है, एटीट्यूड उनका जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं दिखाई देता। एक जो चीज उन्होंने कह दी तो कह दी, वो उसके कितने भी तर्क दीजिए उसको नहीं मानेंगे। कैटाटोनिक मनोविदालिता की दूसरी अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं उत्तेजन अवस्था। ठीक है, जो दूसरी अवस्था है उसको क्या कहते हैं हम? उत्तेजन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में रोगी क्या दिखाई देता है? काफी उत्तेजित दिखाई देता है। ठीक है, और उत्तेजित का मतलब क्या है कि वो या तो बहुत चिल्लाते हुए दिखेगा, आक्रामक दिखेगा, लोगों को आक्रमण करता हुआ दिखेगा। ठीक है, आवेगशील दिखेगा कि जल्दी से उसमें एक इम्पल्स उठेगा कि मारूं पिटूं, लोगों को तंग करूं, इस तरह का भी आवेश उसके अंदर आएगा। नींद उसको आती नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? बिना किसी चेतावनी के वो क्या करेगा? लोगों पर हमला भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा जो रोगी है वो बिना किसी चेतावनी के लोगों पर हमला भी कर सकता है। नेक्स्ट, कैटाटोनिक की जो तीसरी अवस्था है इसमें दोनों ही स्थितियां होती हैं, यानी हमारा इसमें स्टूपर वाली स्थिति भी होगी और इसमें उत्तेजन वाली स्थिति भी होगी। दोनों ही स्थितियां इसमें दिखाई देंगी। ठीक है, तीसरी अवस्था जो है वो इन दोनों का ही सम्मिलित रूप है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट अपने मनोविदालिता के प्रकार पर आते हैं। ये है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जिसे हम व्यामोही मनोविदालिता कहते हैं। व्यामोह मैंने आपको बताया था, ये एक भ्रम की स्थिति है। उद्दीपक की उपस्थिति में ही व्यक्ति जो है उसे भ्रम का अनुभव होता है, और वो भ्रम भी ऐसा है कि जिसे वो तर्कों को देने पर भी नहीं मानता। मनोविदालिता के इस प्रकार का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है व्यामोह, और व्यामोह के साथ व्यामोह भी कौन सा वाला? श्रव्य वाला। ठीक है, श्रव्य व्यामोह, उसको सुनाई देना, बातें बहुत सुनाई देती हैं उसको, जो कि रियलिटी में नहीं है बट उसे सुनाई दे रही है, उसे ऐसा महसूस हो रहा है, उसे लग रहा है कि कोई मुझसे बात कर रहा है और मेरे ही बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? इस प्रकार के व्यामोह में दंडात्मक व्यामोह की प्रबलता होती है। इसके अतिरिक्त बड़प्पन का व्यामोह भी इसमें दिखाई देगा। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने जाना था दंडात्मक व्यामोह, कि व्यक्ति को लगता है कि सब उसे मारना चाहते हैं, सब उसे तंग करना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो खुद लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बड़प्पन व्यामोह, खुद को वो अपना कोई बहुत बड़ा राजनेता, धार्मिक व्यक्ति या बहुत बड़ा एक गुरु या बहुत ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके अपने बारे में विचारधारा तय कर लेता है। ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या कर सकता है। संदर्भ का व्यामोह हो सकता है, किसी के बारे में, किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी विचार के बारे में, किसी घटना के बारे में उसके अतार्किक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सारे व्यामोह उसके अंदर दिखाई देते हैं जब व्यक्ति व्यामोही मनोविदालिता का पेशेंट होता है। ऐसे रोगियों में क्या होता है? व्यामोही चिंतन इनमें पाया जाता है और विभ्रमात्मक प्रत्यक्षण होता है। विभ्रमात्मक मतलब वो हेलुसिनेट करेंगे, कोई भी चीज सामने नहीं है बट उनको ऐसा लगेगा वो है। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे मनोविदालिता के लक्षणों में। ठीक है, इन रोगियों में बड़प्पन, जिनमें बड़प्पन क्या व्यामोह होता है, वो अपने आप को क्योंकि धार्मिक गुरु की तरह से, ईश्वर के प्रतिनिधि की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो खुद को शांत रखेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, एकांतवास में रहना पसंद करेंगे। उनको ऐसा लगेगा उन्हें कोई विशेष ज्ञान की उपलब्धि मिली हुई है और वो बहुत विश्वस्त होकर, प्रभावित होकर के अन्य लोगों को ऐसा समझेंगे कि इनको कुछ नहीं आता है, ये तो बिल्कुल अज्ञानी है और मेरे ज्ञान के आगे इनका ज्ञान बिल्कुल शून्य है, और यही सोचकर वो हंसेंगे लोगों के ऊपर। ठीक है, ये सब उनके अंदर लक्षण दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे क्या होता है? फोर्थ हमारा आता है मिश्रित मनोविदालिता। मिश्रित मनोविदालिता, जिसमें कई प्रकार की मनोविदालिताएं मिश्रित रहती हैं। इस श्रेणी में हम बेसिकली उन रोगियों को रखते हैं जिनकी मनोविदालिता के रोगी के रूप में पहचान तो हो गई है, ये तो मान लिया गया उनके लक्षणों को देख के कि हाँ भैया इसके वो सिजोफ्रेनिया है, लेकिन जो हमने 3 प्रकार अभी पढ़े, ठीक है ना, एक पहला हमने पढ़ा हैवीफ्रेनिक, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था व्यामोही, तीसरा पढ़ा कैटाटोनिक। तो हमने जो ये 3 प्रकार पढ़े, इन तीनों में से वो किसी प्रकार में शामिल नहीं है, लेकिन उसमें मनोविदालिता के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसे मिश्रित मनोविदालिता के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब
मिश्रित मनोवैधालिता के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रखर मिश्रित मनोवैधालिता। प्रखर मिश्रित मनोवैधालिता क्या होती है कि लक्षण अचानक से दिखाई देते हैं लेकिन लघु अवधि में ही वो दूर भी हो जाते हैं। अगर उसका सही ढंग से चिकित्सा हो जाती है तो बहुत कम समय में ही वो दूर भी हो जाते हैं। तो इस ऐसी मनोवैधालिता को हम कहते हैं प्रखर मिश्रित मनोवैधालिता। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी चिरकालिक मिश्रित मनोवैधालिता। ये क्या होता है कि इसमें रोग की शुरुआत पहले धीरे धीरे होती है, लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं, लेकिन ये लक्षण बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, इसीलिए इसे चिरकालिक मिश्रित मनोवैधालिता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा अवशिष्ट मनोवैधालिता। अवशिष्ट मनोवैधालिता किसे कहते हैं? इस श्रेणी में हम मनोवैधालिता के उन रोगियों को रखते हैं जो मनोवैधालिता की संपूर्ण कसौटी पर तो खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन कुछ लक्षण मनोवैधालिता के इनमें दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या अंतर हुआ मिश्रित मनोवैधालिता में और अवशिष्ट मनोवैधालिता में? देखिए, मिश्रित मनोवैधालिता में लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे मनोवैधालिता के, ठीक है, ज्यादा लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे, लेकिन कैटाटोनिक मनोवैधालिता के लक्षण के साथ साथ कुछ लक्षण हैबिफ्रेनिक भी हैं, कुछ लक्षण उसमें व्यामोही भी हैं। तो ना तो हम उसे पूरी तरह व्यामोही मानेंगे, ना पूरी तरह कैटाटोनिक मानेंगे, ना पूरी तरह से हम उसको हैबिफ्रेनिक मानेंगे। तो हम उसे तीनों कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में ना रखकर मिश्रित में रख देंगे। लेकिन कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर ना तो हैबिफ्रेनिक पूरी तरह से है, ना व्यामोही है, ना कैटाटोनिक है, ठीक है, ना मिश्रित है, उसमें इन तीनों का भी समावेश नहीं है, लेकिन बाकी अन्य जो स्टार्टिंग के लक्षण हैं, ऋणात्मक लक्षण जिनको हम कहते हैं मनोवैधालिता के, वो इसमें दिखाई देते हैं। जो अवशिष्ट मनोवैधालिता है वो अक्सर जब व्यक्ति के मनोवैधालिता का उपचार किया जाता है तो धनात्मक लक्षणों में कमी आ जाती है, लेकिन उसमें सामाजिक कौशल जो है वो धनात्मक लक्षण तो नहीं दिखेंगे, लेकिन सामाजिक कौशल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो अकेलापन में रहने लगेगा, एकांत में रहने लगेगा, तो उसके अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो फिर से मनोवैधालिता को बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो मनोवैधालिता है ये अवशिष्ट मनोवैधालिता कहलाएगी। तो मतलब स्टार्टिंग के कुछ ऐसे लक्षण हैं, जैसे कि उदाहरण दें हम तो अनुपयुक्त सांवेगिक प्रतिक्रिया, वो हम पहले भी जानते हैं, संवेगों का सही समय पर सही संवेग का प्रदर्शन नहीं करना। जब खुशी का माहौल है तो वो कोई और संवेग का प्रदर्शन करेगा, रोने का या गुस्से का, या कोई संवेग प्रदर्शन नहीं। कोई उदासी का माहौल है और वहां वो हंसने का संवेग का प्रदर्शन कर रहा है। तो कहने का अर्थ है सांवेगिक प्रक्रिया अनुपयुक्त है। इसके अलावा समाज से प्रत्याहार, सामाजिक प्रत्याहार मतलब समाज के साथ अलगाव, समाज के साथ जुड़ना नहीं है, समाज से अलग हटके रहना, लोगों से मिलना नहीं, लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं बनाना। अनोखा व्यवहार, उसके व्यवहार में कुछ आश्चर्यजनक चीजें दिखाई देती हैं, है ना, चाहे वो थोड़ी बहुत हमें ऐसा लगे कि वो खुद को ज्यादा ज्ञानी समझ के बात कर रहा है, या वो इस तरह से बात कर रहा है कि लोग उसकी बात को अगर सुनेंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि, और तर्क देने पर भी वो उस बात को नहीं मानेगा। तो ऐसे व्यवहार, शारीरिक गतियां वो दिखा करके कर सकता है। अतार्किक चिंतन, उसका चिंतन भी अतार्किक होगा, बिना तर्कों की बात करेगा, जिसका कोई तर्क नहीं है ऐसी बातें करेगा। ठीक है, तो ये सब लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें व्यामोह नहीं है, उसके अंदर विभ्रम नहीं है, उसके अंदर भ्रम नहीं है, उसके अंदर आपका कैटाटोनिक स्टूपर अवस्था या उत्तेजन अवस्था नहीं है। तो ये चीजें नहीं है, लेकिन ये लक्षण छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको मनोवैधालिता, अवशिष्ट मनोवैधालिता के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे मनोवैधालिता में जो मुख्य लक्षण हमारे दिखाई दे रहे हैं वो है व्यामोह, विभ्रम। ठीक है, कौन कौन से हैं? व्यामोह, एक तो है हमारा व्यामोह, विभ्रम, असंगता, और असंगतता के साथ साथ विघटित उनका व्यवहार। ठीक है, ये तो हमें नहीं दिखेंगे इसमें, लेकिन हमको ये लक्षण दिखाई देंगे जो निश्चित रूप से दुखदायी हैं, लोगों को उनसे दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे उन्हें वास्तविकता से भी दूर ले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, यहां हमने पढ़ लिए प्रकार, अब जो हमें समझने हैं वो आते हैं हमारे मनोवैधालिता के निदान क्या है।
ठीक है, अगर ये रोग हमारे आसपास किसी व्यक्ति को है तो उसका क्या निदान है, क्या उपचार है। तो देखिए, मनोवैद्यता का जो उपचार है वो दो तरीके से होता है, एक औषधियों के माध्यम से होता है और एक उसके जो है हम अगर उसकी पारिवारिक चिकित्सा करते हैं या उसकी सामाजिक चिकित्सा करते हैं उसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो एक तो मानसिक चिकित्सा है, एक औषधीय चिकित्सा है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो वर्तमान में हमारी मनोवैद्यता से संबंधित कई उपचार प्रविधियां हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन इनमें से मुख्यतः 3 हैं जो कि ज्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं। वो 3 कौन सी हैं? एक है मनोविक्षिप्ति विरोधी औषधि, तो ये मैंने अभी आपको बताया औषधीय चिकित्सा है जिसमें दवाइयां दी जाती हैं और दवाइयों के द्वारा व्यक्ति के अंदर जो ये मानसिक बीमारी पनप रही है इसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये दवाइयां होती हैं जो तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, चिंतन की जो गतिविधियां उनको नियंत्रित करती हैं, शारीरिक गतियों की जो क्रियाविधि है उसको नियंत्रित करती हैं। ऐसी औषधियां दी जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में जानेंगे। और मन चिकित्सा ये दूसरा है और तीसरा है सामुदायिक उपागम। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनोविक्षिप्त विरोधी औषधि की। तो मनोविक्षिप्त विरोधी औषधि क्या है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें हम मानसिक रोग के उपचार में कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे थियोरिडाजिन है ना, मेसोरिडाजिन, क्लोरोप्रोमाजिन, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो क्या करती है, तंत्रिका तंत्र पर असर डालती हैं और तंत्रिका तंत्र की जो क्रियाविधि है उसको नियंत्रित करती हैं, जिससे कि धीरे धीरे व्यक्ति की जो विघटित चिंतन की प्रक्रिया है वो सही होने लगती है, उसका चिंतन संगठित होने लगता है, क्रमिक होने लगता है ना, तार्किक होने लगता है, अतार्किक नहीं रहता, और धीरे धीरे ये मनोवैद्यता का रोग ठीक होने लगता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड उपचार विधि है वो है मनोचिकित्सा द्वारा मनोवैद्यता का उपचार। मनोवैद्यता के रोगियों का उपचार जब इस विधि द्वारा किया जाता है तो इसमें 3 प्रकार की हम जो है विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कब किया जाता है पहले ये भी बता दूं मैं आपको। तो मनोवैद्यता का ये जो मन चिकित्सा, देखिए जब मनोवैद्यता की गंभीर अवस्था होती है उस समय किसी भी व्यक्ति को अगर आप कुछ भी समझाने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि इस समय उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, तो वो आपके कही गई बात को तर्कपूर्ण ढंग से समझेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसको औषधीय चिकित्सा दी जाती है, दवाइयों के जरिए उसकी चिंतन जो प्रक्रिया है उसको ठीक किया जाता है। जब ऐसा हो जाता है पूर्ण तरह से, तब उसके बाद मनोविक्षिप्त विरोधी औषधि के सेवन के बाद इस विधि को प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, और फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मन की चिकित्सा करते हैं। तो कैसे करते हैं भाई मन की चिकित्सा, तो चलिए आगे देखते हैं। 3 प्रकार की हम चिकित्साओं का उपयोग इसमें करते हैं। पहली है सूझ चिकित्सा, दूसरी है सामाजिक चिकित्सा और तीसरी है पारिवारिक चिकित्सा। अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ सूझ चिकित्सा की, तो सूझ चिकित्सा में क्या होता है, चिकित्सक रोगी को यह विश्वास दिलाता है कि वही उसका सबसे अच्छा घनिष्ठ मित्र है, उसका हितैषी है और वो उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब रोगी को यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि चिकित्सक ही उसका सबसे घनिष्ठ मित्र है, प्रेमी है उसका, जो उसको प्रेम करता है और उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, तब उसको धीरे धीरे तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाता है कि वो जो सोच रहा है या वो जो कह रहा है वो तर्कपूर्ण नहीं है, गलत है, और उसे धीरे धीरे सत्य का, वास्तविकता का आभास कराया जाता है। ये सूझ चिकित्सा कहलाती है। इसके बाद हमारी जो सेकंड वाली चिकित्सा है वो है सामाजिक चिकित्सा, कि जब व्यक्ति सूझ चिकित्सा के माध्यम से धीरे धीरे तर्कों के आधार पर चीजों को समझने लगता है, वास्तविकता की तरफ झुकने लगता है, समझने लगता है रियलिटी क्या है, और वो अपने काल्पनिक लोक से बाहर आ जाता है, तब उसकी सामाजिक चिकित्सा की जाती है, जिसके अंतर्गत उसको समायोजी अंतरवैयक्तिक व्यवहार सिखाया जाता है। उसको सिखाया जाता है कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, आवाज कब तेज करनी है, कब धीमी करनी है, उसको स्वर अपना कैसा रखना है, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए,
नेत्रों का संपर्क कैसा होना चाहिए, आई कांटेक्ट लोगों से कैसे बनाना है, ठीक है, कब बनाना है और कब नहीं बनाना है, बातचीत के दौरान उसे किस प्रकार से अपने सिर की गति करनी है, हाथ की गति करनी है, पैर की गति करनी है, ये सब उसको क्या दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इससे संबंधित उसको प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके बाद पारिवारिक चिकित्सा की जाती है। मनोवैद्यता के जो रोगी होते हैं, जब उनका पूरी तरह से उपचार हो जाता है, मतलब अब हमने मनोचिकित्सा भी हो गई उसकी, तब मनोचिकित्सा के बाद उसके परिवार की भी चिकित्सा की जाती है और उसकी परिवार को लेकर चिकित्सा की जाती है, जिसे हम पारिवारिक चिकित्सा कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दाऊ ताई और जो बुआ फूफा, जो भी सारे रिश्ते नाते हैं, उन लोगों को भी, उनके साथ भी अंतःक्रिया की जाती है। और उनको, क्योंकि रोगी का उनसे संपर्क होगा और रोगी उनसे बात करेगा। अभी क्योंकि वो रोगी उस रोग से लड़कर बाहर आया है, तो बाकी लोगों को भी ध्यान रखना है कि उसके सामने ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे उसके इस रोग की दोबारा पुनरावृत्ति हो। तो लोगों का व्यवहार जो है ऐसा बनाया जाता है कि वो सकारात्मक हो। उनको ये समझाया जाता है कि उससे सकारात्मक बातें करनी है, प्रशंसनीय, उसकी प्रशंसा करनी है। जब वो काम अच्छा करे तो उसको प्रशंसा दो, ठीक है। और इससे उस रोगी पर क्या होगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके लक्षणों की पुनर्वापसी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अन्यथा उसके रोग की पुनर्वापसी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस चिकित्सा को हम पारिवारिक चिकित्सा कहते हैं। अब हमारी जो तीसरी और अंतिम चिकित्सा विधि है, ठीक है, दो हो गई हमारी, एक तो हो गई हमारी औषधीय चिकित्सा, दूसरी हो गई मनः चिकित्सा और तीसरी आएगी हमारी सामुदायिक चिकित्सा। तो सामुदायिक चिकित्सा में क्या करते हैं हम, सामुदायिक चिकित्सा में हम कुछ उप प्रविधियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे समन्वित सेवा। जैसे व्यक्ति को लोगों की सेवा से जोड़ा जाता है, उसे सिखाया जाता है, उसे प्रशिक्षित किया जाता है कि वो किस प्रकार अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उनकी सेवा कर सकता है। कई बार उसको जो है अस्पताली जो करण है उसका लघुकालीन वो किया जाता है, अस्पताल में भर्ती किया जाता है और वहां पर लोगों के साथ उसे जोड़ा जाता है। तो ऐसे मानसिक रोग के अस्पताल हैं जहां पर उसको भर्ती किया जाता है और वहां पर औषधीय चिकित्सा के साथ साथ उसे लोगों के साथ, जो अन्य ऐसे ही रोगी उनके साथ उसको रखा जाता है, उनके साथ उसका मिलन कराया जाता है, मिलाया जाता है, उनसे बात कराई जाती है, जिससे कि धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिकता विकसित हो। तीसरा, आंशिक अस्पतालीकरण किया जाता है। आंशिक मतलब लघुकालीन बहुत कम समय के लिए होता है, 1 दिन 2 दिन हफ्ता। आंशिक अस्पतालीकरण में हमारा जो है महीनों के लिए उसको डाला जाता है, रखा जाता है। अपूर्ण कर उसे ऐसे घर में रख दिया जाए जहां पर कि उसको फैमिली जैसा थोड़ा एनवायरनमेंट मिल रहा है बट प्रॉपर फैमिली नहीं है, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं उसके साथ की जाती हैं। इसके अलावा उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, उसको, ताकि वो अपने जीवन में आजीविका कमा सके। तो उसे पूरी तरीके से समाज में रहने लायक बनाया जाता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इन सभी विधियों से मनोवैद्यता के रोगियों का उपचार कर सकते हैं। और मनोवैद्यता एक गंभीर मानसिक रोग अवश्य है, लेकिन उपचार भी इसका संभव है, बशर्ते कि जो मनोवैद्यता का रोगी है उसको एक बार अगर ये रोग लग जाए तो उसके बाद उसकी पारिवारिक चिकित्सा बहुत आवश्यक है। और उसके लिए यह आवश्यक है कि उसके आसपास का माहौल हमेशा सकारात्मक रहे, नकारात्मक न रहे। उस पर कम से कम फ्रस्ट्रेशन जो है, कुंठाएं हैं, उनका दबाव पड़े, उसे कम से कम तनाव की स्थिति का सामना करना पड़े। यदि ऐसा होता है तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन को एक सामान्य व्यक्ति की भांति जी सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। ये हुआ हमारा मनोवैद्यता, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बन करके आपके सामने आते हैं और इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न अति लघु भी बनते हैं बहुत सारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही अन्य रोगों के बारे में भी धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि उन पर भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनकर पूछे जाते हैं। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो कि मैम इस पर वीडियो बनाइए,
तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा मनोविज्ञान में, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की भी श्रृंखला को शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।